Hello everyone, this is lecture number 14 on Civil Procedure Code 1908 ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर आज 9 डिस्कस करने जा रहे हैं हम। रूल नंबर 9 डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो बताना था मुझे लेक्चर नंबर 13 के अंदर रूल नंबर जो 7 था हमारे पास डिपार्चर, उन पर कुछ अथॉरिटीज़ थी कि अगर डिपार्चर किसी हमारे पास जो भी सूट है उनके अंदर जो प्रोसेस है, कोर्ट का प्रोसीजर दिया गया है प्लीडिंग, उसके अंदर जो भी आपने बताया है उससे आप क्या डिपार्ट नहीं कर सकते। आरी बात समझ मीन्स डिपार्चर फ्रॉम प्लीडिंग इज नॉट परमिसिबल, उन पर अथॉरिटी है ये 2016 CLC नोट 3 पेज नंबर 4। और दूसरी अथॉरिटी है ये कंट्राडिक्टरी प्लीज नॉट अलाउड, इट मीन्स आपने जो प्लीडिंग में बताया है उनसे आप डिपार्ट नहीं कर सकते, मतलब ये क्या हो गया कंट्राडिक्टरी, उन पर भी अथॉरिटी है 2010 MLD पेज नंबर 1333। एक और अथॉरिटी हमारे पास है कि एनी पार्टी या फिर लिटिगेंट्स कैन नॉट बी अलाउड टू रेज न्यू ग्राउंड बिफोर द अपीलेट आर रिविजनल कोर्ट। हमारे पास जो भी पार्टीज हैं हमारे पास, चाहे प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट हो, वो हमारे पास जब सूट डिक्री हो जाता है, फाइनल डिसाइड हो जाता है, तो फिर उसके बाद अपील में चला जाता है या फिर जो पार्टी रिवीजन में जाती है, अपील में जाए या फिर रिवीजन में जाए, तो फिर उस स्टेज पर अपील या फिर रिवीजन में कोई नया ग्राउंड वो रेस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे पास से रूल नंबर 9 पर, जो इस लेक्चर का पार्ट है। रूल नंबर 9 से डिस्कस करेंगे हमारे पास जो भी आगे हमारे पास हैं ऑर्डर 6 के सब रूल डिस्कस करेंगे। अब रूल नंबर 9 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्टेटेड। हम जो प्लेंट बनाते हैं, ठीक है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट को बताते हैं कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी लिखा होता है क्या सब बता देते हैं कि उनका सोर्स क्या है, किसने लिखा, कहाँ से आया, कैसे आया, उनकी हमारे पास वैलिडिटी क्या है, वो क्या सब बताते हम नहीं बताते वो सब। तो इसलिए ये 9 रूल क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी स्टेटेड वेयर द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स आर मटेरियल इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल विदाउट setting out the whole or any part thereof unless the precise words of the document or any part thereof are material। For example, कोई A है, उन्होंने B पर कोई सूट फाइल किया है और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो साथ में दिए हैं, एक है अनेक्जर, फॉर एग्जांपल A में दिया है क्या एग्रीमेंट, ठीक है, B में क्या दिया है इन्होंने, B में दिया है इन्होंने हमारे पास है जो लैंड से जो भी रिकॉर्ड मौजूद है, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्री वगैरह, ठीक है, या फिर सी में दिया है उन्होंने विलेज जो फार्म होते हैं वो। तो क्या इनका डिटेल्स बताते हैं कहाँ से आया, कैसे आया, किसने लिखा, क्या हुआ, ये सब नहीं, सिर्फ ये बता देते हैं कि एग्रीमेंट, ठीक है, रजिस्ट्री और फार्म, बिल्कुल ऐसे ही बताना हमारे पास सफिशिएंट है। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 10 पर। ये रूल नंबर 9 समझ में आ गया। रूल नंबर 9 कहता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करने हैं उनके बारे में डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बता दें कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन सा है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपकी पोजीशन शो कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, रूबकारी, इसको रूबकारी कहते हैं। जो पोजीशन सर्टिफिकेट होता है उसको हम रूबकारी कहते हैं, रूबकारी ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, RUB रूबकारी। इसका मतलब क्या है, पोजीशन सर्टिफिकेट। अगर वो पोजीशन सर्टिफिकेट है तो क्या आपको उसका डिटेल्स में ब्रीफ में बताना ज़रूरी है, नहीं, आपने क्या बताना है, सिर्फ यही बताना है कि सर ये रूबकारी है। आ रही बात समझ में। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 10 पर। रूल नंबर 10 हमारे पास किसके बारे में बात करता है, मेलाइस ETC, ठीक है, नॉलेज
etc, etc। ये हमारे पास क्या कहता है, वेयर एवर इट is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred। For example, कोई A है जिन्होंने B पर कोई सूट फाइल किया है और A कहता है कि B ऐसा इरादा रखता है, ठीक है, बी कुछ ऐसा मेलाइस रखता है। मेलाइस मीन्स बुग़्ज़ रखना, अपने अंदर, अपने दिल के अंदर ऐसा कोई बुग़्ज़ रखना किसी और पार्टी के लिए। तो जो पार्टी के नॉलेज में आ रही है, फॉर ए के नॉलेज में आ रही है, तो फिर इनको सिर्फ यही बताना है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कर सकता है। अब जो इनके जहन में आया, जो इसके जहन में आया किसके बारे में, मेलाइस या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन या जो भी इरादा वो रखता है हमारे पास जो अदर साइड है, यहाँ तक बात क्लियर नहीं हुई आपको। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए ने सूट फाइल किया बी पर, ठीक है। अब ए कोर्ट में कहता है कि सर मुझे ऐसा लगता है, आई समझ में, मेरी नॉलेज में ये चीज़ है कि ये बी ऐसा कर सकता है। तो फिर आपको सिर्फ इतना ही बताना काफ़ी है कि आप ये नॉलेज रखते हैं। अब ये नॉलेज आपके पास कहाँ से आई, कैसे आई, वो नॉलेज क्यों वो हमारे पास ऐसा इंटेंशन क्यों रखता है, वो आपको सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, एज अ फैक्ट बता दें, मगर उसका सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात क्लियर है। इसके बाद चलते हैं रूल नंबर 10 पर, रूल नंबर 11 पर चलते हैं। रूल नंबर 11 हमारे पास किस चीज़ के बारे में डील करता है, नोटिस के बारे में। नोटिस क्या होता है, ये रूल जो है ये सब्जेक्ट टू हमारे पास जो रूल है, रूल नंबर 6 से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हम रूल नंबर 6 के अंदर जो हमारे पास कंडीशन होती है, प्रेसिडेंट कंडीशन का जो नोटिस किसी को हम भेजते हैं, वो हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट कंडीशन का नोटिस क्या है, एक प्रेसिडेंट कंडीशन जो हमने उसका जो नोटिस भेजा वो भी हमारे पास क्या है, एक नोटिस है। और उसके अलावा हम सेक्शन 80 के अंदर जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर गवर्नमेंट के किसी इदारे के अगेंस्ट हम सूट फाइल करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट के किसी ऐसे अफसर के खिलाफ सूट फाइल करना चाहते हैं, तो फिर हम जब जो नोटिस भेजते हैं उसकी परमिशन के लिए, आ रही बात समझ में, तो फिर वो हमारे पास क्या होता है, एक एविडेंस होता है। आ रही बात समझ में। इसको थोड़ा सा फिर भी मैं रीड आउट कर लेता हूँ। वेयर एवर इट इज़ मटेरियल टू अलेज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट, किसी भी इंसान को अगर आपने किसी भी किस्म का कोई नोटिस इशू किया है, आई बात समझिए, वेयर एवर इट इज़ मटेरियल टू अलेज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट मैटर आर थिंग, इट शैल बी सफिशिएंट टू अलेज सच नोटिस एज अ फैक्ट। उस नोटिस को एज ए फैक्ट, एज अ हकीकत आपने उस पर अलेज करना ही काफ़ी है। अनलेस द फॉर्म आर द precise term of the notice or the circumstances from which such notice is to be inferred are material। आ रही बात समझ में। जब तक कोई भी इसका प्रिसाइज टर्म्स नोटिस का बताया ना गया हो, तब तक उस नोटिस को आपने क्या करना है, सिर्फ अलेज करना ही काफ़ी है। उस नोटिस पर एलिगेशन आपकी वो है, वो क्या है, हमारे पास सफिशेंट है। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 12 पर। वो भी अगर सेक्शन 11 के अंदर आपने नोटिस भेजा है किसको, हमारे पास गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर को, वो भी एक हमारे पास क्या हो गया, फैक्ट हो गया। वो फैक्ट आपने हमारे पास क्या करना है, फैक्ट अलेज करना है, और वो फैक्ट जो आपने अलेज किया वो सफिशेंट माना जाएगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 12 पर। रूल नंबर 12 किसके बारे में डील करता है, रूल नंबर 12 बात करता है एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन।
इम्प्लॉयड कॉन्टैक्ट और रिलेशन, ये हमारे पास डील करता है कि अगर कोई भी चीज़, एक चीज़ जो है काफ़ी बार हुई है, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है, कोई हमारे पास लेटर्स वगैरह हैं या कन्वर्जेशंस हैं, काफ़ी टाइम हुई है। इम्प्लाइड दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, दो वर्ड है, एक है एक्सप्रेस जो रिटन में होता है और दूसरा होता है इम्प्लाइड जो वर्बली होता है। आ रही बात समझ में? ये बात कर रहा है इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट की, जो ज़िबानी ओरली जो मुआहदे होते हैं उनकी बात कर रहा है। वेयर एवर एनी कॉन्टेक्ट और एनी रिलेशन बिटवीन एनी पर्सन इज़ टू बी इम्प्लाइड फ्राम अ सीरीज ऑफ लेटर्स और कन्वर्जेशंस और अदरवाइज फ्राम अ नंबर ऑफ सर्कमस्टेंसेस। किसी भी इंसान का अगर किसी से कोई ज़िबानी लेन देन है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेटर्स जो हैं उसको दिए गए हैं, या फिर कोई कन्वर्सेशन हुई है, उनके बीच में बातचीत हुई है, या फिर किसी और हमारे पास हालात से, ठीक है, तो फिर इट शैल बी सफिशेंट टू अलेज सच कॉन्टैक्ट और रिलेशन एज अ फैक्ट। तो फिर उस कॉन्टैक्ट को ही अलेज करना काफ़ी है कि ये कॉन्टैक्ट हमारे दरमियान हुआ था। ये नहीं बताना, डिटेल्स पूरी नहीं बतानी है। या फिर हमारे पास क्या है, रिलेशन एज अ फैक्ट। अब आपके बीच में जो काफ़ी सारा बिजनेस हुआ, फॉर एग्जांपल कोई ए है और बी है, ए और बी के बीच में फूड्स भी इन्होंने खरीद किए, ठीक है, इन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी खरीद किए, ठीक है, और इन्होंने कुछ हमारे पास प्लॉट्स भी खरीद किए, मिलकर काफ़ी सारा बिजनेस किया। तो क्या माना जाएगा? इसको एक ही नाम दे दें आप, क्या नाम देंगे? ये क्या थे? पार्टनर। मीन्स इसका रिलेशन क्या था? इसका रिलेशन था पार्टनर। बस इतना बताना काफ़ी है, विदाउट सेटिंग देम आउट इन डिटेल। ज़्यादा डिटेल में बताने से सिर्फ इतना बता दें कि आपका इनसे रिलेशन क्या है। सर हम पार्टनर थे, सर हम को शेयरर थे, या फिर हम को बिजनेसमैन थे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 13 पर। रूल नंबर 13 हमारा किस चीज़ के बारे में डील करता है? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इट मीन्स, थोड़ा इसको पढ़ लें, नाइदर पार्टी नीड एनी प्लीडिंग अलेज एनी मैटर ऑफ अ फैक्ट विच द लॉ प्रिज्यूम इन हिज फेवर। मीन्स किसी भी पार्टी को ये एलिगेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि लॉ उसकी फेवर में प्रिज्यूम करता हो। आ रही बात समझ में? लॉ उसकी फेवर में प्रिज्यूम करता है, तब उस पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है उस फैक्ट पर, उस हकीकत पर एलिगेशन लगाने की। जहाँ तक बात क्लियर है? आर एज टू विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर साइड। और जबकि ऐसा कोई हकीकत हो जिसका हमारे पास बर्डन, जिसका बोझ अदर साइड पर आ रहा हो प्रूफ करने का, तो फिर एक पार्टी को उन पर एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कैसी बात करते हैं हम? कोई ए है जो बी पर सूट फाइल करते हैं। आ रही बात समझ में? सूट फाइल करते हैं कि इनसे मेरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस था। तो फिर ये हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आता है? ए पर आता है। ए कौन है? प्लेंटिफ है। अब बी को ये जो फैक्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, इन पर एलिगेशंस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर ए ने सूट फाइल किया बी पर, ये तो हो गया फैक्ट, ठीक है, फैक्ट प्रोबेंडा हो गया। अगर ए सूट फाइल किया बी, ए ने फाइल किया सूट बी पर, और हमारे पास ए ने जो सूट फाइल किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वो हमारे पास 10 ईयर्स के बाद किया है। तो फिर अब ये
कि हमारे पास से जो ला जो है ये प्रिज्यूम्स किसकी फेवर में कर रहा है, बी की फेवर में कर रहा है, और ये ए का सूट नॉन मेंटेनेबल है, तो फिर ये बी को इस फैक्ट पर एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, ये कोर्ट खुद हमारे पास देख लेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। और एक बात थोड़ी सी क्लियर कर लें, रूल नंबर जो 9 हमने पढ़ा था उसमें एक अथॉरिटी आप नोट कर लें। रूल नंबर 9 के अंदर एक अथॉरिटी है 2000 फॉर YLR पेज नंबर जो है 1276, ये सेक्शन नंबर रूल नंबर 9 की अथॉरिटी है, इसको आप देख लेना। अब ये हो गया बात क्लियर। 13 की बात चल रही थी, 13 बात समझ में आ गई आपको कि जो एक पार्टी के फेवर में आ रहा है कोई भी बात, आ रही बात समझ में, तो फिर उसको उस पर एलिगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं कि इसका एग्जांपल दे देते हैं कोई। रूल नंबर 13 का एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कानूनी शहादत के अंदर आर्टिकल आपने पढ़ा है, आर्टिकल नंबर 90 पढ़ा है आपने, किसके बारे में डील करता है। आर्टिकल 9, 30 और 90, ये प्रिजम्पशन एज टू जीनियननेस ऑफ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड जो कॉपीज़ होती हैं उसको प्रिज्यूम्ड क्या माना जाएगा, उसको प्रिज्यूम टू बी जीनियन माना जाएगा। अगर वो अटेस्टेड है तो फिर उस जो फैक्ट है वो फैक्ट ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, उन पर आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है जब तक उसका रिबटल ना आ जाए। आधी बात, जब तक उसको डिनाई ना किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई हमारे पास सूट होता है और उसके अंदर जो पार्टी है वो सिर्फ किस चीज़ को डिनाई करती है, बिल को डिनाई करती है, कंसिडरेशन को डिनाई क्लेम नहीं करती है, बिल को क्लेम करती है, कंसिडरेशन क्लेम नहीं करती है। तो इट मीन्स क्लेम क्या हो रहा है, एडमिशन हो रही है, हमारे पास कंसिडरेशन की एडमिशन हो रही है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की। अब रूल नंबर 14 पे चलते हैं। रूल नंबर 14 क्या बात करता है, प्लीडिंग टू बी साइन, प्लीडिंग टू बी साइंड, प्लीडिंग टू बी साइंड, इस पर थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं। अगर ऊपर आप देख लें, अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीडिंग टू बी साइंड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 14, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। जो भी प्लीडिंग होती है, फॉर एग्जांपल प्लीडिंग क्या मीन्स, प्लेंटिफ आया कोर्ट के अंदर क्या लेके, प्लेंट लेकर, तो प्लेंट में जो भी ये देगा प्लेंट वो क्या होगी, साइंड होगी। किसकी साइंड होगी, प्लेंटिफ की। और अगर इसके अलावा कोई और पर्सन है, फॉर एग्जांपल कोई प्लीडर है, तो प्लीडर और प्लेंटिफ प्लस में कोई प्लीडर मीन्स एडवोकेट, दोनों की साइन होगी। और डिफेंडेंट्स जो आता है क्या लेकर कोर्ट के अंदर, WS लेकर आता है, तो फिर उसकी भी क्या होगी, साइन होगी। ठीक है, किसकी साइन होगी, एक डिफेंडेंट्स, अगर उसका कोई एडवोकेट है तो भी उसकी प्लीडर की साइन होगी। अब यहाँ पर दोनों प्लेंटिफ या डिफेंडेंट्स किसी भी किस्म की कोई भी और कोई एप्लीकेशन लेकर आते हैं कोर्ट में, तो फिर वो भी क्या होगी, साइन होगी। और अगर उसका कोई एडवोकेट है तो फिर उसकी भी साथ में साइन होगी। आगे बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। थोड़ा सा इसकी बेरीडिंग में कर लेता हूँ। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कहीं और किसी और लॉ में बताया गया है, ठीक है, मीन्स कहीं और लॉ में बताया गया है, किसी और कानून में कुछ और बताया गया है, तो फिर उनको छोड़कर,
ठीक है। एवरी प्लीडिंग, हर एक प्लीडिंग जो हो कोर्ट के दौरान चलेगी वो क्या होगी, शैल बी वेरीफाइड, ओ क्या होगी हमारे पास, सॉरी ये मैंने कौन सा पढ़ लिया, ये रूल नंबर 15 पढ़ लिया। रूल नंबर 14 की बात कर रहे हैं हम, रूल नंबर 14 की बात कर रहे हैं, हमारे पास साइन की बात करें। एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। जो भी हमारे पास प्लीडिंग कोर्ट के अंदर चलेगी वो प्लीडिंग कोर्ट में जैसे पेश करेंगे, या तो फिर प्लेंट हो, WS हो, चाहे कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन हो, वो जो देने वाला है उसकी साइन उन पर ज़रूरी है। उसमें एक प्रोवियो दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी टू प्लीडिंग इज बाय रीज़न ऑफ एब्सेंस आर फॉर अदर गुड काज। मगर शर्त ये दी गई है कि अगर जिसकी तरफ से कोई एप्लीकेशन आ रही है वो बंदा मौजूद नहीं है, वो गैर हाज़िर है, उसकी एब्सेंस है, उसकी एब्सेंस में या फिर वो नहीं आ सकता, कोई गुड काज है, कोई गुड रीज़न है हमारे पास, अनएबल टू साइन द प्लीडिंग, वो साइन प्लीडिंग पर नहीं कर सकता। अगर वही मौजूद तो है या फिर हमारे पास क्या नहीं कर सकता, वो प्लीडिंग पर साइन नहीं करता। एक तो शर्त ये हुई कि वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, उससे हम कैसे साइन करवाएं। दूसरी बात पर अगर वो मौजूद तो है मगर वो साइन नहीं कर सकता है। आ रही बात समझ में। It may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or sue or defend on his behalf। तो फिर उसके बिहाफ पर कोई और जो है वो क्या करेगा, उस हमारे पास जो प्लेंट है या फिर WS है उनको साइन करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उनके बिहाफ पर जो भी अथोराइज पर्सन होगा, ये तो मैंने आपको पहले भी एक बात क्लियर करवाई थी कि अगर जो कोई पर्सन है या वो हमारे पास साइन नहीं कर सकता या फिर थंब इम्प्रेशन नहीं दे सकता है, तो उनके बिहाफ पर कोई हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आता है या फिर हाई कोर्ट का कोई ऐसी मीन्स अथॉरिटी होती है जो किसी और बंदे को अपॉइंट करती है उसके बिहाफ पर थंब इम्प्रेशन या फिर साइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी के हाथ वगैरह कट गए, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 15 पर। रूल नंबर 15 हमारे पास किस चीज़ के बारे में डील करता है? रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 रूल नंबर 15 बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। जो प्लीडिंग्स हैं, जो रूल नंबर 14 में, जो रूल नंबर 14 में प्लीडिंग्स, जो भी प्लीडिंग आती थी वो साइन करता था प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट से। इसी तरह जहां प्लेंटिफ अपनी साइन करता है वहां वही प्लीडिंग प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट से वेरीफाई करेगा। आधी बात समझ में। इसकी बे रीडिंग कर लेते हैं। रूल नंबर 15 का सब रूल 1 डिस्कस करते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर किसी और कानून में कहीं और कोई कानून दिया गया है, कहीं और कुछ बताया गया है, तो फिर उनको छोड़कर एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड ऑन ओथ और सोलमन अफर्मेशन। तो फिर जो भी प्लीडिंग है वो सब वेरीफाई होंगी ऑन ओथ या फिर सालमन अफर्मेशन। ऑन ओथ मीन्स कसम पर, सालमन अफर्मेशन मीन्स मजहबी जो कोल इकरार होते हैं उन पर। एट द फुट बाय द पार्टी। फुट क्या होता है? FOOT फुट। यहाँ पर फुट की कुछ मीनिंग और है, आप समझ रहे वो नहीं। फुट मीन्स एट द लास्ट ऑफ पेज, या फिर जो पैराग्राफ है उनकी जो लास्ट जो हमारे पास उनकी जो आती है एंडिंग आती है, जहाँ पर वो हमारे पास पैराग्राफ वगैरह या जो कुछ भी है, प्लेंट है या प्लीडिंग है, WS है, जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर उसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन कैसे होगी? आर बाय वन ऑफ द पार्टीज
pleading on by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the same। मीन्स जो भी आपने लिखा है क्या आप उनसे, जो भी आपकी प्लेंटिफ है क्या आप उनसे वाकिफ़ हैं कि इसमें क्या लिखा है। ऐसा तो नहीं कि आपके एडवोकेट ने लिख दिया और आपने साइन कर दी और कोर्ट में पेश कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रूल नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। सब रूल 2, रूल 15, सब रूल 1, सब रूल 2। सब रूल 2 क्या बात करता है? द पर्सन वेरीफाइंग shall specify by reference to the numbered paragraph of the pleading what he verify of his own knowledge, ठीक है, and what he verifies upon information received and believed to be true। अब एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि जब हम वेरीफाई करते हैं वहाँ पर नीचे लिखते हैं that whatever stated above is whatever stated above, ठीक है, पैरा नंबर 1 to 9 is correct to the best of my knowledge। जो नॉलेज है वो किन पर बेस करती है? एक पार्टी की बात करती है। आ रही बात समझ में? नॉलेज किसकी? रूल नंबर 15 में किसकी नॉलेज? नॉलेज किस पर बेस करती है? नॉलेज बेस करती है हमारे पास पार्टी की जो नॉलेज होती है वो, ठीक है, और हमारे पास बिलीफ क्या है? बिलीफ जो एडवोकेट जो उनको बताते हैं या फिर जो उनके काउंसिल वगैरह होते हैं या फिर जिसको वो सही समझता है, जिन पर वो मीन्स एतमाद करता है कि यहाँ ये सच्ची बात है। तो फिर जो हकीकत है, जो पार्टी को खुद मालूम है, जो पार्टी के साथ प्रॉब्लम हुई है, वो होगा फैक्ट मीन्स नॉलेज। जो लिखा गया पैराग्राफ में 1 से लेकर जहाँ तक भी उसकी हकीकत को बयान करते हैं वहाँ तक क्या होगी? नॉलेज होगी। और वो नॉलेज पार्टी क्या करेगी? उसको करेक्ट करेगी। आधी बात समझिए। वाट एवर स्टेटेड अबोव इज ट्रू एंड करेक्ट, उसको ट्रू और करेक्ट करेगी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी नॉलेज के मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त है। और पैरा नंबर जो 10 है, 9 तक तो उसकी नॉलेज हो गई, और पैरा नंबर 10 टू हमारे पास फॉर एग्जांपल 15 है। वो पैराग्राफ क्या है? वो पैराग्राफ इनकी बिलीफ मीन्स उसके एतमाद के मुताबिक वो यकीन करता है कि वो करेक्ट और ट्रू है। एज द नॉलेज, एज द ऑफ माई नॉलेज, वाट एवर स्टेटेड अबोव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नहीं, यहाँ पर टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ बात कर रहा है। मीन्स जो वकील ने बताया, मीन्स वकील ने क्या बताया कि ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये फलान लॉ के अंदर आती है, फलाने लॉ के अंदर आती है, और इसकी जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो हमारे पास से जो एप्लीकेशन दे रहे हैं और हम विद इन टाइम दे रहे हैं। आ रही बात समझिए। और हम ये रिलीफ हम कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं। वो सब बातें इसको किसने बताई? एक एडवोकेट ने बताई। और एडवोकेट की बातों पर ये क्या करता है? बिलीव करता है। रूल नंबर 15 का सब रूल 3 चलते हैं हम। रूल नंबर 15 का सब रूल 3। सब रूल 3 किसके बारे में बात करता है? द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइंड। जो भी वेरिफिकेशन होगी वो भी हमारे पास जो पार्टी है, जो पर्सन वो वेरिफिकेशन कर रहा है, उसकी साइन होगी और वो बयान करेगा, वहाँ पर स्टेट देगा, स्टेटमेंट उसकी छोटी सी होगी, कंसाइज स्टेटमेंट, और उसकी तारीख बताएगा, स्टेट द डेट, वो तारीख बताएगा, ठीक है, कि हमारे पास कौन सी तारीख पर हुआ और कौन सी जगह पर ये वेरिफिकेशन हुई है। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम
रूल नंबर 16, रूल नंबर 17 और 18 बात करेंगे। इसमें हमने कहाँ से कहाँ तक बात की है? इसमें हमने रूल नंबर 9 टू रूल नंबर 15 डिस्कस किया है। आगे बात समझ, ये लेक्चर नंबर 14 था, ठीक है। इसके बाद भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।